हेलो दोस्तों, अगर आप करते हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम का तैयारी, तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए कि इस चैनल से जुड़ जाना। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में कोर्स लाया गया है, जिसमें आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाता है 3 स्टेप में। पहला स्टेप आपका रहता है थ्योरी प्लस टॉप 30 टू 100 क्वेश्चन, दूसरा स्टेप महामैराथन क्लास, तीसरा स्टेप पीवाईक्यू और चौथा स्टेप में आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो इन 3 स्टेप पार करके जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहेगा कि मेरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो क्या चीज़ में कमियां हैं तो आप खुद ढूंढ के निकाल सकते हैं। काहे कि अगर इतना चीज़ अगर आप सभी पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम खुद निकल जाएगी। क्या खुद निकल जाएगी? तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए इस चैनल से जुड़ जाने का और रेगुलर वे में क्लास करने का। इस चैनल के माध्यम से रेगुलर वे में क्लास चलती है, जिसमें आप सभी को पहले जो है थ्योरी प्लस टॉप 30 क्वेश्चन करवाया जाता है। थ्योरी क्लास समाप्त होते ही टॉप 30 क्वेश्चन आता है। तो अभी तक में बायोलॉजी का लगभग चैप्टर समाप्त हो गई है, मतलब कि बायोलॉजी का सिलेबस समाप्त हो चुकी है। केमिस्ट्री का सिलेबस लगभग आधे पे आने वाली है और इसका जो है आज की क्लास जो है थ्योरी क्लास होने वाली है, जो न्यू चैप्टर शुरुआत होगी। क्या न्यू चैप्टर शुरुआत होगी? तो चलिए आज की क्लास को, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रेडॉक्स रिएक्शन इनका थ्योरी करने वाले हैं। अभी तक आप सभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इस चैनल के माध्यम से अगर 3 स्टेप में क्लास करते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलने का संभावना रहेगी। तो इसका जो है ना पीडीएफ आप सभी को इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा, लेकिन जो है फिलहाल में पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पीडीएफ नहीं दिया जाएगा कि आपको ये जो पीडीएफ है ना क्लास में ही इसको नोट डाउन करना है, कि क्लास चलते ही आप सभी को नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके आप सभी को क्या करना है कि इनको रिवीजन करना है। कब कब रिवीजन करना है? 15 से 20 मिनट क्लास समाप्त होते ही 15 से 20 मिनट आपको ये जो अभी जो क्लास नोट्स लिखिएगा इनको आप सभी रिवीजन करिएगा। क्या करिएगा? रिवीजन करिएगा, जिससे आप सभी को याद हो सके। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? व्हाट आर रेडॉक्स अभिक्रिया? क्या व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन? ये जो होती हैं ये 2 प्रक्रियाओं से संयोजन से बनता है। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है ये 2 प्रक्रियाओं के संयोजन से मिलता है, यानी कि 2 संयोजन मतलब एक ही उम्मीद रखिए कि मिलना। क्या संयोजन मतलब मिलना? तो 2 प्रक्रियाओं को मिलने से रेडॉक्स कहलाता है। पहला प्रक्रिया होता है ऑक्सीकरण, दूसरा होता है अपचयन। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन इंग्लिश में, और अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीडेशन होना, अपचयन मतलब रिडक्शन होना। रिडक्शन मतलब कि अपचयन करना। जैसे अभी आप सभी को दिखाया जाएगा अभिक्रिया करवा करके, और अभिक्रिया में कैसा अपचयन होता है, किसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ये पूरी जानकारी देखने को मिलेगा आप सभी के सामने। इनके बाद आप सभी को समझने की एक संभावना मिलेगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक शास्त्र में पढ़ने को मिलता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें जो होती हैं पदार्थ जो होती हैं, इसमें एक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है और दूसरा पदार्थ जो होती है अपचयन होता है। पहला पदार्थ क्या होती है? पहला जो पदार्थ होती है वो ऑक्सीकरण होती है, दूसरा पदार्थ क्या होता है? अपचयन होता है। पहले वाले जो पदार्थ होती हैं जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसमें पहला पदार्थ अकेले तो रासायनिक अभिक्रिया होगा नहीं, इसलिए 2 पदार्थ होती हैं, जिसमें से पहला पदार्थ का नाम ऑक्सीकरण रखा गया, दूसरे पदार्थ को अपचयन रखा गया। इनमें जो होते हैं एक परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण दूसरे परमाणु के आयन में होता है। मतलब कि इस वर्ड समझने से आप सभी को ये समझने को मिलता होगा, पहला जो परमाणु होगा उसमें आयन, और पहला जो भी परमाणु होगा या आयन होगा उनसे जो इलेक्ट्रॉन होगी वो दूसरे परमाणु आयन में रूपांतरण होगा। क्या रूपांतरण होगा? मतलब कि चला जाएगा। इनके बाद देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा है। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने के लिए 3 तरीके एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब कि 3 तरीका है, और ये जो 3 तरीका जो है ना एक दूसरे के पूरक होता है, मतलब कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहता है। और 3 प्रक्रिया कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण के आधार पे होता है। क्या ऑक्सीडेशन होता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। क्या
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र पे ये ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले आप सभी को डिफिनीशन देखने को मिलेगा। ऑक्सीकरण यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें परमाणु, आयन एवं अणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को खोता है। क्या ऑक्सीकरण में क्या होता है, परमाणु, आयन एवं अणु जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या ये जो परमाणु हो गया, आयन हो गया या अणु हो गया, ये सारे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। किस स्थिति में, ऑक्सीकरण की स्थिति में, जो किस टॉपिक के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सोडियम पे क्या होती है, प्लस चार्ज होती है। क्या होती है, प्लस चार्ज होती है। ये क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकती हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा अपचयन। यहाँ पे एक ही होना चाहिए। अपचयन क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु, आयन और अणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। क्या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है मतलब कि लेता है। क्या करता है, प्राप्त मतलब लेना। क्या होना, प्राप्त मतलब लेना। उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्लोरीन पे क्या होती है, माइनस चार्ज होती है। ये क्या करते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेती हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, सोडियम से ले सकते हैं। जैसे आप सभी पढ़े होंगे NaCl। क्या NaCl, जिसमें Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। तो ये अपना अभिक्रिया अपने आप को में बनाते रहता है। इससे बैटरी भी बन सकती हैं प्लस माइनस चार्ज होने के कारण। इनको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये समझ सकते हैं, ऑक्सीकरण मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का नुकसान मतलब कि त्याग करना, एवं अपचयन मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को लाभ मतलब कि लेना। इनके बाद देखने को मिलेगा सेकेंड टॉपिक। क्या सेकेंड टॉपिक जो आपके सामने रखा गया है, सेकेंड टॉपिक जो आप सभी को कहता है ऑक्सीकरण, और आप सभी को देखने को मिलेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे। क्या बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये जो होती हैं ऑक्सीकरण, ये किस पे बेस्ड होती है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन पे। और ऑक्सीजन का डिफिनीशन होता है, यह वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किस स्थिति में, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटने की स्थिति में ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए उदाहरण के लिए कॉपर और ऑक्सीजन। क्या कॉपर और ऑक्सीजन है, ये क्या बना, कॉपर का ऑक्सीकरण बना। क्या बना, कॉपर का ऑक्सीकरण। इसमें क्या हुआ, कॉपर में जुटा का ऑक्सीजन जुटा, तो यह क्या कहलाया, ऑक्सीकरण कहलाया। किसका ऑक्सीकरण, तो कॉपर का ऑक्सीकरण। इस तरह से अपचयन देखा जाए, रिडक्शन, यह वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का हटना होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। जैसे इस स्थिति में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे CuO है, मतलब कॉपर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन है, और ये क्या हुआ, कॉपर बना और H2O बना, जिसमें कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयन हुआ। क्या कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पे हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या बना, अपचयन बना। क्या ये जो प्रक्रिया हुआ ये अपचयन कहलाया। क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। और ये जो प्रक्रिया आपका क्या कहलाया, अपचयन कराया, जिसमें से इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन में जुटना। क्या ऑक्सीजन को निकल कर गया, हाइड्रोजन में जुटना क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। इसके बाद देखने को मिलेगा थर्ड टॉपिक जो ऑक्सीकरण के संख्या पे आधार रहता है। क्या बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर पे आधारित है। तीसरा लाइन, ये इसमें ऑक्सीकरण क्या कहलाती है, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या पे आधारित होता है। क्या जिसके पास जितना ऑक्सीकरण संख्या रहेगी वो उतना बढ़ती है, क्या ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए Fe लोहा में +2 होता है। क्या लोहा में +2 होता है, ये +3 भी बना सकते हैं। क्या +3 भी बना सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या 2 से 3 हुई। क्या 2 से 3 हुई, क्या कहलाया, ऑक्सीकरण कहलाया। जब इसमें परमाणु संख्या में बढ़ेगी तो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। इसी तरह से अपचयन देखने को मिलेगा। अपचयन यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें परमाणु संख्या क्या होती है, घटती है। क्या परमाणु की संख्या जो होती है ऑक्सीकरण में घटती है। क्या करती है, घटती है। जो यहाँ पे देखने को मिलेगा Fe3 से Fe2 बनते हुए। क्या Fe3 से Fe2 बनते हुए मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ, 3 से 2 हुआ, मतलब कि घटा।
घट गया तो ये क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। आप सभी को उदाहरण के साथ रखने का प्रयास किया गया और आप सभी को बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया गया। अगर आप सभी को समझ में आता है तो आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चैनल के माध्यम से रेगुलर वे में क्लास चलती है तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए कि इस चैनल से जुड़ करके रेगुलर वे में क्लास करने का, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप सभी को समझाया जाता है, बताया जाता है। और ये जो है ना कोर्स फ्री कोर्स है, जिसमें आप सभी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम हो, इन सारे के लिए इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कोर्स लाया गया है। और इसी को आसान तरीक़ा से समझे तो आधुनिक ये जो होती है नियम, ये आधुनिक और सबसे सटीक तरीका है। क्या ये जो ऑक्सीकरण संख्या अभी जो आप सभी को बताया गया, अपचयन और ऑक्सीकरण संख्या, जिसमें क्या ऑक्सीकरण के संख्या पे परमाणु यानी कि परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पे जो निर्धारित किया गया नियम है, यह आधुनिक और बहुत ही सटीक तरीका है। इसको समझ करके आप सभी बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के रेडॉक्स अभिक्रिया में लागू होता है। ये जो नियम है अभी जो अपना सब पढ़े, ये नियम किसी भी रासायनिक रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए लागू हो सकती है। इनके बाद देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होने वाली प्रक्रिया। क्या एक साथ दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ प्रक्रिया होगी तो क्या कहलाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो होती है ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक दूसरे से हमेशा जो होती है एक साथ होते हैं। क्या ये जो होती है ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा एक साथ देखने को मिलता होगा। आप सभी जाने अभी जो आप सभी को बताया गया, क्या CuO प्लस में था क्या H2, क्या था H2, ये रिएक्शन करके Cu बना प्लस में H2O बना। क्या H2O बना, क्या H2O बना। तो ये जो आपका प्रक्रिया रहा, ये जो आप सभी का प्रक्रिया रहा, जिसमें क्या हुआ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। क्या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि जब एक पदार्थ जो होती है इलेक्ट्रॉन को खोता है, क्या एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। और दूसरा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को परंतु प्राप्त करता है मतलब लेता है, वो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को लेता है वो अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यही ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होने वाली प्रक्रिया होती है। इस तरह से देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक। क्या ऑक्सीकारक क्या होता है, यह वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। क्या यह वह पदार्थ होती है ऑक्सीकारक, यह वह पदार्थ होती है जो ऑक्सीकृत करता है दूसरे पदार्थ को, और ये खुद जो होती है अपचयित होता है। क्या ये जो खुद यानी ऑक्सीकारक जो होती है ये खुद अपचयित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। क्या करती है, यह इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। और अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक, ये समझने का आप सभी कोशिश करिए कि ये वह प्रक्रिया होती है जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करती है। क्या करती है, दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, खुद को ऑक्सीकृत करता है। अपचायक जो होती हैं ये खुद को ऑक्सीकृत करती हैं, ऑक्सीकारक जो होती हैं खुद को अपचयित करती हैं, और यह जो होती है इलेक्ट्रॉन को दान करता है। अपचायक इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है मतलब लेता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो Zn + CuSO4 में ZnSO4 बन गया। क्या ZnSO4 बन गया और CuSO4 में से Cu सिर्फ बन गया। क्या Cu बन गया और ZnSO4 बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकारक हुआ। क्या ये जो क्रिया कहलाई, ये जो क्रिया कहलाई क्या कहलाई, ऑक्सीकारक कहलाई। ये जो क्या कहलाई, अपचायक कहलाई। क्या कहलाई, अपचायक कहलाई। इनके बाद देखने को मिलेगा जिसमें आप सभी को यहाँ पे लिखा गया है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से, जिसमें जिंक जो होती है, जिंक ये कॉपर सल्फेट से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्तृत किया गया। क्या किया गया, विस्तृत कर दिया गया, जो आयनिक रूप से Zn प्लस अगर देखा जाए आयनिक रूप से तो Zn + Cu2 लिखा गया है। तो यहाँ पे Zn2 प्लस मतलब 2 आयन और Cu, क्या Cu।
इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण संख्या पर निर्धारित करने के नियम, क्या रूल्स फॉर एसिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यह मुक्त तत्व के ऑक्सीकरण संख्या पे हमेशा शून्य होता है। क्या ये जो ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने का जो नियम है, ये मुक्त तत्व जो होती है, मुक्त तत्व जिसमें ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं सोडियम, ये इन सारे पे जो होते हैं ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। एवं इनके बाद देखा जाए एक आयन में ऑक्सीकरण संख्या, एक आयन में जो होती है ऑक्सीकरण संख्या जो होती है आयन के कुल आवेश के बराबर होते हैं। क्या आयन के कुल आवेश के बराबर होते हैं। क्या आयन के जो कुल आवेश होते हैं उनके बराबर होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए क्लोरीन पे -1 होते हैं, फ्लोरीन ये जो Fe है लोहा, इस पे +3 होते हैं, +3 पे 3 इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं। इनके बाद देखा जाए फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है सभी यौगिक में -1 होता है। क्या फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण संख्या जो होते हैं सभी यौगिक के लिए -1 ही होती है। इनके बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो अधिकांश यौगिक में 1 देखने को मिलेगा। क्या +1 देखने को मिलेगा किसका? हाइड्रोजन का। और लेकिन कुछ धातु हाइड्राइड जो होता है जिसमें NaH होती है जिसमें देखने को मिलेगा -1। क्या हाइड्रोजन पे चार्ज देखने को मिलेगा -1। इस तरह से अगला टॉपिक आप सभी को देखने को मिलेगा इसी में कि जो आपका है ऑक्सीकरण जो होती है ऑक्सीजन, इसमें जो होती है ऑक्सीकरण संख्या अधिकांश यौगिक में जो होती है -2 होता है। क्या ऑक्सीजन में -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या। अपवाद के लिए देखा जाए पर ऑक्साइड में H2O2 में -1 होती है। क्या ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1 होता है। लेकिन अधिकांश यौगिक में -2 देखने को मिलेगा। इस तरह से देखने को मिलेगा सुपर ऑक्साइड में KO2 में -1/2 देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण संख्या। OF2 में +2 देखने को मिलेगा। क्या +2 देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण संख्या। इस तरह से अगला देखने को मिलेगा एक उदासीन यौगिक जो होती हैं जिसमें सभी परमाणु ऑक्सीकरण संख्या के योग के शून्य होता है। क्या सभी प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या के योग के शून्य होता है उदासीन यौगिक में। इनके बाद देखने को मिलेगा एक पॉलीएटॉमिक आयन में, क्या एक पॉलीएटॉमिक आयनिक में जो होती है आयन में परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का योग आयन के कुल आवेश के बराबर होता है। क्या आयन के कुल आवेश के बराबर होता है ऑक्सीकरण संख्या। किस स्थिति में? पॉलीएटॉमिक आयन में। और कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार भी होता है, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया में कई प्रकार होते हैं, वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया होती है। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिल करके नया पदार्थ बनाता है। तो C+O2 बना CO2, ये क्या कहलाया? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाया, जिसमें से 2 पदार्थ मिला और एक पदार्थ का नया पदार्थ का निर्माण किया। इस तरह से देखने को मिलेगा। अगला अपघटन अभिक्रिया। क्या अपघटन अभिक्रिया जिसमें क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिडक्शन। ये पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में टूटता है। क्या एक पदार्थ जो होती है 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में टूटता है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए लिया गया है 2KClO3 रिएक्शन करके बना 2KCl प्लस में 3O2 बना। क्या 3O2। तो यहाँ पे 2 पदार्थ नया बना, ये क्या कहलाया? अपघटन अभिक्रिया कहलाया। जो मिल के बना, 2 पदार्थ मिल करके नया पदार्थ को मिला, इसको क्या कहलाया? संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन अभिक्रिया। और एक पदार्थ 2 अलग अलग पदार्थ में टूटा, वो क्या कहलाया? अपघटन प्रक्रिया। क्या डिकम्पोज मतलब हुआ टूटना। डिकम्पोजिशन मतलब आप सभी जानते हैं कि किसी को डिकम्पोज करना मतलब टूट जाना। क्या टूट जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ? टूट गया। और यहाँ पे क्या हुआ?
जुट गया। जुटना मतलब संयोजन, टूटना मतलब अपघटन। अपघटन को डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है, डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जुटना मतलब संयोजन हुआ, टूटना मतलब अपघटन हुआ। क्या हुआ? अपघटन हुआ। इसके बाद आता है अगला जो नियम होती है विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या? ऑक्सीकरण रेडॉक्स रिएक्शन का अगला जो टॉपिक है, अगला जो टाइप है वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ये एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व का विस्थापित करता है। क्या? ये जो होती हैं किसी तत्व को यौगिक से जो होते हैं, यौगिक मतलब कि एक से अधिक पदार्थों का मिलना। आप सभी को केमिस्ट्री में बता दिया गया है यौगिक किसको कहते हैं। तो यौगिक मतलब क्या हुआ? एक से अधिक पदार्थों को एक साथ रहना। जैसे यहाँ पे HCl है तो ये क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। जैसे यहाँ पे NaCl है या चाहे CuSO4 है तो ये क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। एक से अधिक पदार्थ का होना। तो कहता है एक तत्व जो होते हैं किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित करना। क्या? दूसरे तत्व को विस्थापित मतलब कि दूसरे तत्व में जुड़ जाना। विस्थापित मतलब दूसरे के साथ हो जाना। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा Zn प्लस HCl है, 2HCl है तो क्या बना? ZnCl2 प्लस H2 बना। क्या? यहाँ पे क्या है? Zn है प्लस में 2HCl है। क्या है? 2HCl। तो ये जो है अभिक्रिया होकर के क्या बना कि ZnCl2 प्लस H2 बना। क्या? H2 बना। H2 बना। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके जिंक के साथ क्या हुआ? क्लोरीन जुट गया। क्या हुआ? क्लोरीन जुट गया। कहता है तत्व यौगिक से दूसरे तत्वों में विस्थापित होना। तो यहाँ पे जिंक में ये जो यौगिक है HCl जो यौगिक है ये दूसरे तत्व में क्या हुआ? विस्थापित हो गया। कौन? Cl। यौगिक टूट करके किस में विस्थापित हो गया? Zn में हो गया और हाइड्रोजन गैस बन के क्या हो गया? निकल गया। इनके बाद देखने को मिलेगा इनके बाद अगला टॉपिक देखने को मिलेगा विषमानुपातन अभिक्रिया। क्या? विषमानुपातन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो होती है एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है और अपचयन दोनों का होता है। क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का होता है। एक ही तत्व का एक ही तत्व रहेगा। क्या? एक ही तत्व रहेगा, एक ही यौगिक रहेगा और उनमें देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो। क्या? दोनों होता हो। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो 2H2O2। क्या? 2H2O2। तो यहाँ पे क्या बना? 2H2O बना जो जल कहलाया और ऑक्सीजन बना। क्या? ऑक्सीजन में टूटा और जल में टूटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण हुआ। क्या? ऑक्सीजन की जो होती है ऑक्सीकरण संख्या -1 से -2 तक होती है। क्या? -1 से -2 तक और 0 हो रही है। क्या? ऑक्सीजन की जो होती हैं ऑक्सीजन की ये -1 से लेकर के -2 और 0 हो रही है। क्या हो रही है? 0 हो रही है। इसमें क्या हुआ? टूटा। क्या टूटा? जो यौगिक है जो तत्व है H2O2 जो तत्व है ये जल बनाया और ऑक्सीजन में टूटा। किस अभिक्रिया में? तो विषमानुपातन अभिक्रिया में। क्या? विषमानुपातन मतलब कि विषमानुपातम। आप ये जो वर्ड समझ के आता होगा, विष मतलब विषमानुपातन मतलब कि इसका जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो नियम जो है ना, इसमें कोई भी वैल्यू सेम ना रहना। क्या? वैल्यू सेम नहीं रहना मतलब कि इस साइड का रिएक्शन इस साइड का तो बराबर तो है लेकिन एक तरह से देखने को मिलेगा आप सभी को कि विषमानुपातन तरीका से होता हुआ। क्या? विषमानुपातन तरीका से होता हुआ। चाहे आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं -1 -2 में टूट रहा है। क्या टूट रहा है? -1 -2 में टूट रहा है। इस तरह से देखने को मिलेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा और मौलिक सिद्धांत क्या क्या होती हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया आप सभी जाने हैं दो तरह का होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है? परमाणु के आयन के बीच इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है और इसमें हस्तांतरण के एक कारण ये भी होती हैं कि कारण एक प्रजाति की ऑक्सीकरण संख्या में
द्विधादी होती है ऑक्सीकरण, जबकि दूसरी प्रजाति में ऑक्सीकरण संख्या की कमी होती है। पहली संख्या में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या वृद्धि, यहाँ पे गलत लिखा गया है, वृद्धि होती है। पहली जो संख्या होती है, प्रजाति होती है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है, और जबकि दूसरी प्रजाति में ऑक्सीकरण संख्या की क्या होती है, कमी होती है, जिसको अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या ही कहलाया, जिसमें ऑक्सीकरण में संख्या में कमी आया तो उसी को कहा जाता है अपचयन, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी होता है उसको ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है जी। इस तरह से एक असंतुलित वाली प्रक्रिया हुआ, क्या ये जो प्रक्रिया हुआ क्या कहलाया, एक असंतुलित वाली प्रक्रिया कहलाया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन आते हैं। क्या, ऑक्सीकरण का काम होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, अपचयन का काम होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, त्याग मतलब छोड़ देना। इसके बाद देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण और अपचयन, ये जो दोनों जो प्रक्रिया होती है एक साथ होते हैं। क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया जो होती है एक साथ होती है। कोई भी परमाणु तब इलेक्ट्रॉन नहीं खो सकता है जब तक उनके कोई दूसरा परमाणु उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार ना हो। मतलब आप सभी ये जो ऑक्सीकरण अपचयन ये जो प्रक्रिया होती है एक साथ होती है, ये कहती हैं कि कोई भी परमाणु जो होती है ये इलेक्ट्रॉन को तब तक नहीं खो सकता है जब तक दूसरे के लिए दूसरे तत्व उनको लेने के लिए ना सक्षम हो। इसी कारण से इसे ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया में रखा गया। ये संक्षेप रूप से देखा जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या, ये जो प्रक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखा जाए Mg क्या है, सॉलिड अवस्था में, O2 जो है गैस अवस्था में है, जो क्या बना, सॉलिड बना। क्या बना, सॉलिड बना, MgO बना। क्या, 2MgO क्या बना, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम अपना उदासीन अवस्था कहलाती है। क्या, उदासीन अवस्था, जैसे कि ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है मैग्नीशियम का, और Mg2+ आयन में ऑक्सीकरण संख्या 2+ होती है। क्या, Mg का कितना होता है, Mg का ऑक्सीकरण संख्या 0 पर अगर देखा जाए Mg+2 में ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो 2+ ऑक्सीकरण संख्या होती है। कितना होता है, 2+ ऑक्सीकरण संख्या होता है। इस प्रक्रिया में Mg ने इलेक्ट्रॉन को खोया है। क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को +2 जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन को खोया है, इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या कौन हुआ, Mg हुआ। और अब देखा जाए ऑक्सीजन का, क्या, ऑक्सीजन जिसको O2 बोलते हैं। क्या, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। ये क्या कहलाती है, ये अपनी उदासीन अवस्था में ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। जब ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होती है, -2 चार्ज होती है। क्या होती है, -2 चार्ज होती है। और इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का -2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, -2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत में परिवर्तित हुआ। क्या, ऑक्सीकरण संख्या -2 में परिवर्तित हुआ। यह जो प्रक्रिया जो हुई, O2 ने दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, प्राप्त किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। किन से लिया, मैग्नीशियम से लिया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसलिए इसका अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। किसका अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण का अपचयन हुआ। क्यों अपचयन हुआ, क्योंकि ये जो है मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लिया। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि इनके पास -2 है। क्या, इनके पास जो है -2 चार्ज है, इनको अस्थायी होने के लिए +2 चार्ज की आवश्यकता है। तो ये जो मैग्नीशियम है, ये जो अपने अंदर +2 है, इसको जो है त्याग करने की क्षमता है। किनको त्याग करने की क्षमता है, मैग्नीशियम को। और ग्रहण करने की क्षमता किसको है, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन जो होते हैं अपना अपचयित क्रिया कहलाती है। और ये जो होती है O2 ऑक्सीकारक होती है। क्या, O2 जो है ऑक्सीकारक कहलाती है। और क्योंकि इसके जो मैग्नीशियम को ऑक्सीकृत करता है, क्योंकि इसने जो है मैग्नीशियम को क्या किया, ऑक्सीकृत किया। और O2 क्या कहलाया, ऑक्सीकारक कहलाया। क्या कहलाया, ऑक्सीकारक कहलाया। इसके बाद देखने को मिलेगा ऑक्सीकरण संख्या के नियम पर आधारित विस्तारित किया गया है कि ऑक्सीकरण संख्या किसी भी अणु आयन की एक दूसरे परमाणु पर एक काल्पनिक आवेश होता है। क्या, एक प्रकार के काल्पनिक आवेश होता है, जिसे यह मानते हुए निर्धारित किया जा सकता है कि कभी भी बंध पूरी तरह से आयनिक है। क्या, कभी भी ये जो है कि सभी बंध में क्या हो सकती है, आयनिक हो सकती है।
इनके बाद देखने को मिलेगा मुक्त अवस्था में तत्व। किसी भी तत्व को उनके मुक्त या मौलिक मुक्त या मौलिक रूप से ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होता है। क्या मुक्त या मौलिक रूप से ऑक्सीकरण संख्या जो होती है मुक्त अवस्था में तत्व पे शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। जैसे कि अगर देखा जाए Fe लोहा हो गया, सोडियम हो गया, H2 मतलब ऑक्सीजन हो गया, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, Cl2 मतलब क्लोरीन। ये जो आती हैं ऑक्सीकरण संख्या इनका कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और जब इसी पे चार्ज लग जाए तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, क्लोरीन का -1 हो जाएगा, सोडियम का +1 हो जाएगा, लोहा का Fe का +2 हो जाएगा या +3 भी हो जाएगा। इनके बाद देखने को मिलेगा मोनो एटॉमिक आयन। क्या होती है? मोनो एटॉमिक आयन। ये जो होती है किसी भी मोनो एटॉमिक आयन एक परमाणु वाला आयन होती है। क्या ये जो होती है मोनो एटॉमिक आयन, ये एक परमाणु वाला आयन होती है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या उनके आवेश के बराबर होते हैं। क्या आवेश के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए लिथियम पे क्या होती है? +1 चार्ज होती है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होती है, और इसके बाद सल्फर S2 पे जो होती है -2 चार्ज होती है। और कौन सा तत्व को कितना चार्ज होना चाहिए यहाँ पे लिखा गया। समूह जो होती हैं, समूह 1 और 2, क्या समूह जो होती है 1 और 2, तो समूह 1 को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। समूह 1 को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। ये जो होती हैं सभी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? समूह 1 में जो होती है यौगिक के पास ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्या +1 होता है? उसी तरह से अगर क्षारीय मृदा धातु में देखा जाए, समूह दूसरा को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, जिसमें हमेशा 2 प्लस चार्ज होती है। क्या +2 चार्ज होती है। क्या होती है? +2 चार्ज होती है। किसका +2 चार्ज होती है? ऑक्सीकरण संख्या का। क्या? ऑक्सीकरण संख्या का। उदाहरण के लिए देखा जाए NaCl, जिसमें Na पे +1 चार्ज होता है, Na और Cl पे क्या होते हैं? Na पे +1 चार्ज होते हैं, Cl पे -1 चार्ज होते हैं, Mg पे +2 चार्ज होती है। क्या Mg पे क्या होती है? +2 चार्ज होती है। इस तरह से देखा जाए फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व होती हैं। आप सभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े हैं फ्लोरीन पे कितना चार्ज होते हैं और फ्लोरीन को क्या बोला जाता है। ये बहुत ही विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं। कौन? फ्लोरीन और फ्लोरीन वाले ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप भी बोला जाता है। इसीलिए ये जो होती है हमेशा इनके यौगिक में -1 चार्ज होती है। क्या होती है? -1 चार्ज होती है। यह ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है। क्या कहलाती है? ये जो -1 वाली चार्ज आया, यह ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाती है। इस तरह से देखा जाए हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन जो होती है ये अधिकांश यौगिक हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या पे प्लस चार्ज होती हैं। क्या हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या पे क्या होती है? प्लस चार्ज होती है। अपवाद के लिए देखा जाए लिथियम हाइड्राइड में, क्या लिथियम हाइड्राइड में या सोडियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड में, इस सारे पे कौन सा चार्ज होते हैं? तो -1 चार्ज होती है। क्या होती है? -1 चार्ज होती है। इसकी जो ऑक्सीकरण से क्या होती है? -1 होती है, क्योंकि ये जो होती है धातु के तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मकता हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता हो जाती है। किसमें? धातु में। कहा है कि सोडियम भी धातु है, लिथियम भी धातु है और कैल्शियम भी धातु है। ऑक्सीजन में अधिकांश यौगिक में जो होते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। क्या ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है अधिकांश यौगिक में देखने को मिलेगा कि -2 होते हुए। क्या? -2 होते हुए। अपवाद के लिए इसी में देखा जाए ऑक्सीकरण का तो परऑक्साइड, क्या परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सीकरण फ्लोराइड, क्या ऑक्सीकरण फ्लोराइड, इसमें +2 देखने को मिलेगा, इसमें -1 देखने को मिलेगा, इसमें -1/2 देखने को मिलेगा। क्या? ऑक्सीकरण संख्या।
इस तरह से देखने को मिलेगा यौगिक और आयनों का योग। क्या यौगिक और आयनों का योग क्या कहलाते हैं? ये उदासीन यौगिक में सभी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या सभी प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें जो होती हैं यौगिक का योग ये शून्य होता है। क्या होती है? शून्य होता है। अगर देखा जाए पॉलीएटॉमिक में आयन में एक से अधिक परमाणु वाले आयन होते हैं। क्या पॉलीएटॉमिक आयन मतलब हुआ कि एक से अधिक प्रकार के वाले आयन, और इनमें सभी प्रकार के परमाणु ऑक्सीकरण संख्या जो होते हैं बीजगणितीय रूप से आयन के कुल आवेशों के बराबर होता है। क्या आयन के कुल आवेश जितना होना चाहिए उनके बराबर होता है। किस स्थिति में? पॉलीएटॉमिक आयन की स्थिति में। उदाहरण के लिए देखा जाए K2 Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या जब के निकालने के लिए, और आप सभी को किसी भी तत्व का किसी भी यौगिक का बोले ऑक्सीकरण संख्या निकालने का, तो आप सभी को निकालना आना चाहिए। अभी समझ लीजिए कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पोटेशियम पे +1 चार्ज होते हैं। क्या +1 चार्ज होती है? ऑक्सीकरण संख्या कितना होते हैं? +1 होते हैं। और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? -2 होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ऑक्सीजन पे क्या हो गया? -2 हो गया। तो -2 को 7 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है? -2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। -2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 आएगा। क्या आएगा? 14 आएगा। 14 आएगा। तो ये जो क्या आया? 14 माइनस में आया। क्या आया? माइनस में आया। तो इनसे पहले ये तो आपका ब्रैकेट में हो गया। क्या ब्रैकेट में हो गया? इसके बीच प्लस में देना है। K2 है तो K2 पोटेशियम का कितना होता है? 1 होती है। और 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्या? 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर से प्लस लिखना है। इनके जब नया जो तत्व का लिखने लगिएगा तो प्लस बीच में दे दीजिएगा। इनके बाद Cr आता है। Cr का 2 है, और इनका जो होती है इनका क्या करना है? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्या इनका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है? तो जिसका निकालना रहता है उनको x मान लीजिए, y z कुछ भी मान सकते हैं। जब कैलकुलेशन करिएगा इनके इक्वल आप सभी 0 भी लिख सकते हैं। तो 2 और यहाँ पे 14 है। क्या 14 है? माइनस में है। जब माइनस के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 14 बराबर के इक्वल में आगे आएगा। तो ये जो है 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। इनके मल्टीप्लाई में है। क्या x के मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। आगे जो है इक्वल के साइड में यहाँ पे 2x इक्वल कितना है आपका? 12 है। 12 कैसा आया कि 14 में से 2 गया। 2 किसका गया? ये जो है पोटेशियम का 2, ये माइनस किया। पोटेशियम में -2 नहीं, सिर्फ 2 नहीं लिखना है। 2 के साथ क्या गुना किए? 1 गुना किए। कहा है ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम का कितना होता है? 1 होता है। इनके बाद इनको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 6। क्या देखने को मिलेगा? 6। और ये प्लस में आया है। क्या आया है? प्लस में आया है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या आपको एग्जाम में निकालने के लिए आएगी भी, तो आपको, और इस पे क्वेश्चन भी होगा। तो आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, और आप सभी को बता दिया गया है। तो अभी समझ लीजिए, इसी तरीके से आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। आप सभी को क्वेश्चन जब करवाया जाएगा ना, तो इस पे बहुत ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इस चैनल के माध्यम से क्लास लिया जाता है। तो कोशिश है आप सभी को जुड़ जाने का। और रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलन करना किस तरह से करवाया जाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए 2 नियमित तरीके जाने हैं आप सभी, ऑक्सीकरण और अपचय। कौन कौन सा? ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण स्थिति में क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण स्थिति यह वह विधि होते हैं जिसमें परमाणु संख्या की पहचान की जाती है। क्या परमाणुओं की पहचान की जा सकते हैं कि उनकी जो होती है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है या क्या होती है? और अगला जो लाइन है ये कहती है ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि और कमी के बराबर के समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला जो आती है, अतः आवेश को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीकरण की परमाणु संख्या पे संतुलित किया जाता है। आप पिछले अभी पढ़े थे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए 3 स्टेज में किया जाता है। क्या 3 स्टेज में किया जाता है? पहला स्टेज आप सभी इलेक्ट्रॉन की तरह किया जा सकता है। दूसरा स्टेप आप सभी उनके ऑक्सीकरण एवं अपकरण के आधार पर किया जा सकता है। मतलब कि आप सभी समझते हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा अर्ध अभिक्रिया विधि। क्या
अर्ध अभिक्रिया विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि, क्या हाल्फ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन विधि। यह अभिक्रिया जो होती है दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित किया जाता है और एक ऑक्सीकरण और अर्ध अभिक्रिया और एक जो होती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है। पहला जो होती है आधा वाले ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और दूसरा जो होती है अपचयन वाले अर्ध अभिक्रिया होते हैं। प्रत्येक अर्ध अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होती है आवेश, द्रव्यमान और आवेश जो होती हैं के लिए अलग अलग संतुलित किया जाता है। किसके किसके लिए? द्रव्यमान और आवेश के लिए जो होती है अलग अलग संतुलित किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए अम्लीय माध्यम में, क्या इन एसिडिक मेथड मीडियम में हाइड्रोजन जो होती है आवेश को हाइड्रोजन पे जो होती है प्लस चार्ज में से ऑक्सीकरण संख्या H2O में देखा जाए अणुओं की संतुलित किया जाता है। क्या अणुओं को संतुलित किया जाता है H2O में। एवं इनके बाद देखा जाए क्षारीय में, इन बेसिक मेथड में OH क्या है आपका? क्षारीय है। क्या है? OH ऑक्साइड। ये जो होते हैं क्षारीय होते हैं। इसमें ऑक्सीकरण को देखा जाए तो H2O के अणुओं को संतुलित किया जाता है। क्या हाइड्रोजन में H2O को और OH में क्या H2O की ही संतुलित किया जाता है। अतः इन दोनों अर्ध अभिक्रिया में देखने को मिलेगा, इन दोनों ये जो अर्ध अभिक्रिया जो है, ये जो अर्ध अभिक्रिया है इसमें OH है, इसमें H है। H से भी जल बन सकती है और OH से भी जल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अणु हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे एक अणु हाइड्रोजन और एक अणु ऑक्सीजन की कमी है, तो इनसे जल बन सकती हैं। और ये जो होते हैं इन दोनों क्या कहलाई? अर्ध कहलाई, क्योंकि इन दोनों में कमियाँ हैं। इसमें देखने को मिलेगा OH का कमी, इसमें देखने को मिलेगा H का कमी। ये जो होती हैं दोनों अर्ध अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर करने को जोड़ा जा सकता है। इनके बाद देखने को मिलेगा रेडॉक्स अभिक्रिया का अनुप्रयोग। किस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया का अनुप्रयोग किया गया? तो हमारे जीवन में जो होते हैं कुछ नियमें दिया गया है जो कहलाती हैं दहन कहलाती हैं, शोषण कहलाते हैं, संक्षारण कहलाते हैं। तो दहन में क्या होते हैं? किसी भी ईंधन को जलना को तीव्र ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या दहन को जलाता है तो वह तीव्र प्रकार के, तीव्र मतलब हुआ कि तेजी से ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनना। और शोषण में क्या होते हैं? कोशिकाओं में जो होती हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊर्जा का उत्पन्न करना। क्या कोशिकाओं में जो होते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊर्जा का उत्पन्न करना। शोषण जो प्रक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है इसमें क्या होती है? ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण ऊर्जा का उत्पन्न करता है, किसमें? कोशिकाओं में। इनके बाद होते हैं संक्षारण। धातु के संक्षारण, जैसे लोहा में जंग लगना, जो एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। ये जो होती हैं धीमी तरीके से होते हैं, मतलब कि धीरे धीरे होता है। जब इन पे पानी पड़ेगी तो ये धीरे धीरे से अपना अभिक्रिया करेगा और उस पर जंग लगना शुरुआत होगी। तो ये क्या कहलाया? संक्षारण कहलाया। इनके बाद आया बैटरिक और सेल। इसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होते हैं। क्या होते हैं? जैसे गैल्वेनिक सेल देखा जाए जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया को किस में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस कंडीशन में? तो गैल्वेनिक सेल में। क्या गैल्वेनिक सेल मतलब हुआ बैटरिक में यूज किया जाता है गैल्वेनिक सेल। और ये अगर इसका रासायनिक उद्योग देखा जाए तो औद्योगिक प्रक्रिया में जैसे क्लोरीन एवं कास्टिक सोडा, क्या क्लोरीन, कास्टिक सोडा और धातु का उत्पादन रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित है। क्या धातु के उत्पादन रेडॉक्स अभिक्रिया में आधारित है। और इसमें देखा जाए ब्लीचिंग और कीटाणु शोधन। क्या ब्लीचिंग और कीटाणु शोधन में क्या होते हैं? कई ब्लीचिंग और कीटाणुनाशक एजेंट जैसे क्लोरीन ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। क्या कीटाणुनाशक एजेंट जो होते हैं, जो क्लोरीन जैसे तत्व होती है जो क्या कहलाती है? ऑक्सीकारक कहलाती हैं। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। ये इतना में आप सभी का लगभग सिलेबस समाप्त हो चुकी है। कौन सा? रिडक्शन चैप्टर। क्या
आपका जो चैप्टर था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये जो चैप्टर है आज की लगभग चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप सभी को बताया गया। अगर आप सभी को समझ में आया है तो आप सभी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताने का कोशिश करिएगा, और आप सभी को इसी तरह से डेली रेगुलर वे में क्लास लाने की कोशिश किया जाएगा। और आज की क्लास कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके अपना निर्णय दीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन आप सभी को कैसा समझ में आया या नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुई, तो आप सभी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह से आप सभी के सामने लाया जाएगा हर वह लेक्चर, हर वह टॉपिक। और आप सभी को यह भी बता दिया जाता है, ये जो चैप्टर अभी जो समाप्त हुए हैं इन पे टॉप 30 to 100 क्वेश्चन जल्द ही आने वाली है। अगले नेक्स्ट डे जो होती है इस पे टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए कि इस चैनल से जुड़ जाना और रेगुलर वे में क्लास करने का कोशिश करना है। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, और इस तरह से PDF प्रोवाइड करना और इस तरह से आप सभी के लिए मेहनत करना, तो आपका एक ही उम्मीद रहना चाहिए, इस चैनल से जुड़ करके रेगुलर वे में क्लास करना। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम तक सपोर्ट मिलेगा, और एग्ज़ाम के बाद आप सभी को एडमिशन तक सपोर्ट मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो तो आप सभी ये नर्सिंग का लेक्चर कर सकते हैं, और नर्सिंग का लेक्चर करने से आप सभी को ये अनुभव होगा कि आपने जितना पढ़े हैं वही लगभग एग्ज़ाम में आने का संभावना देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आप सभी को क्लास करवाया जाता है, अगर थ्योरी आप सभी किसी का थ्योरी पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलता है। जैसे आप सभी 10th पास किए, 12th पास किए, इसमें क्या देखें कि सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़ के एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो आपने एग्ज़ाम दिए और अच्छा खासा नंबर भी लाए 10th 12th में, तो उसी तरह से इसमें भी सिलेबस आप सभी को पढ़ना होगा। अगर सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लगा के जाते हैं, तो आपका एक ही माइंडसेट रहेगा कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर आप सभी थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो आपका हर वो उम्मीद जगेगा कि आपका एग्ज़ाम निकलने वाला रहेगा। क्या आपका अंदर से जगेगा, अंदर से एनर्जी मिलेगा कि हमने पढ़े हैं और मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। तो आपका इतना खुशी अपने अंदर रहना भी चाहिए। तो जय हिंद, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।